नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम की क्यूएस यानी क्वेश्चन आंसर सीरीज है और इसमें हम पॉलिटी में मोर स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं तो जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो भी डेवलपमेंट था पॉलिटी का इंडिया में एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अंतर्गत हम उन प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, उनके साथ साथ और भी फैक्ट को शामिल करते जा रहे हैं, तथ्यों को, ताकि ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हमारे लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए। अगर भविष्य में इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है हम उसको कर लें। उसी सीरीज में ये 7th लेक्चर है और आज हम भारतीय परिषद अधिनियम 1861 यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को पढ़ेंगे और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जाने की संभावना है और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इसको डिस्कस करेंगे। ये सीरीज का 7वां लेक्चर है, जैसा कि मैंने पहले बोला, और इससे पहले 6 लेक्चर आ चुके हैं जिसमें हमने 6 एक्ट को डिस्कस किया है, चाहे वो रेगुलेशन एक्ट 1773 हो या पिट्स का इंडिया एक्ट 1784, उसके बाद जो चार्टर एक्ट है 13, 33 और 53 के, उसके पश्चात हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पढ़ा। अगर आपने ये नहीं देखा है तो नॉलेज स्ट्रीम की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेक्शन वाले प्लेलिस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है नॉलेज स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लें। अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करना ना भूलें ताकि उसको भी एक आधार मिले और उसकी तैयारी भी बहुत ही स्ट्रांग हो सके। मेरा पर्पस यहाँ पॉलिटी को आपके सामने बहुत ही सिंपल वे में प्रस्तुत करना है ताकि आप उसमें सहज महसूस करें और एग्जामिनेशन में बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 1857 के महान विद्रोह के बाद निम्नलिखित अधिनियम में से किसे भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में जाना जाता है? बेसिकली कौन सा अधिनियम था जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया के जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में योगदान दिया? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। बी है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट जिसे मोंटेमोर्लो रिफॉर्म भी बोला जाता है, और अप्रोक्स में से कोई भी नहीं। तो जो मील का पत्थर माना जाता है, अगर हम संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो वो 1861 का ही भारतीय परिषद अधिनियम को माना जाता है। क्यों माना जाता है, हम आगे के जितने पॉइंट आएंगे, जितने क्वेश्चन और जितने फैक्ट हम डिस्कस करेंगे उससे आपको पता चल जाएगा क्यों है ये संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मील का पत्थर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1861। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 1861 के अधिनियम की सही विशेषताएं चुनिए, मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में देख लेते हैं। पहला क्या है, इसमें भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की गई थी। 2 स्टेटमेंट है, इसने बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। ऑप्शन दे। थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 तीनों सही है, और अप्रोक्स में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो जो पहला पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की। इसका मतलब क्या है कि बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में स्टार्ट हो गया था और जो इंडियंस थे उनका एसोसिएशन स्टार्ट हो गया था इन इंस्टीट्यूट में, उनको इन्वॉल्व करना चालू कर दिया गया था, जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है बेसिकली उसमें। और जो बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियाँ थी उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी उनको बहाल कर दिया गया था, मतलब रिस्टोर कर दिया गया था, और विकेंद्रीकरण में डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना गया था, और वॉरेन हास्टिंग ऐसे पहले थे, उन्होंने क्या किया था, उनके द्वारा जो बंगाल में विधायी था, लेजिस्लेचर था, उसी को ही अधिकार दे दिया था लेजिस्लेचर के लिए
लॉ बनाने के लिए, और बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियों को ये विधायी की शक्तियाँ थी, लेजिस्लेटिव पावर थी, उसको छीन लिया गया था। और ये जो कुछ और सब्जेक्ट बचे होंगे उनको भी अल्टीमेटली 1833 ईस्वी का जब चार्टर एक्ट आया था उसमें उनको पूरी तरीके से नियत्था कर दिया गया था। वो किसी भी विषय पर कानून नहीं बना सकते थे बगैर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उस समय हो गया था 1833 उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उनकी आज्ञा के। तो इस तरीके से जो चरम पर पहुंच गया था वो 1833 ईस्वी में सेंट्रलाइजेशन जो पहुंच गया था वो 1833 का जो एक्ट आया था चार्टर का उसमें पहुंच गया था। इसमें जो एक और बात कही गई थी, जो बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब के लिए एक नई विधान परिषदों की स्थापना, इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी। बेसिकली काउंसिल की स्थापना की गई थी बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब के लिए। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ये जैसे हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, तो जैसे हम जान सकते हैं ये पहला स्टेटमेंट है इसमें कि इसने भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर एक प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, और डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया को इसने शुरू किया। तो यहीं से ही डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया चालू होती है। और अल्टीमेटली जब हमने पढ़ा होगा कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 में, जिसने पंचायत और उसके पश्चात जो 74th है उसने जो लोकल गवर्नमेंट है उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। तो यहाँ से यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से जो डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया चालू होती है। और फाइनली जो 1992 ईस्वी में जब 73rd पंचायत के लिए और 74th लोकल गवर्नमेंट के लिए जो अमेंडमेंट आया तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दी। तो वहाँ तक जो है ना विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया हमारी समाप्त हुई। तो इस तरीके से ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं 2 का। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 और 3 तीनों सही है। नियमन अधिनियम 1773 से शुरू हुई प्रवृत्ति के केंद्रीकरण की प्रक्रिया जिसके तहत अपनी चरमोत्कर्ष तक पहुंच गई वो अधिनियम है। मतलब जो पॉलिसी मतलब प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन है यानी केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट हुई, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया। और कौन से एक्ट में ये अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंच गई यानी जैनित तक पहुंच गई। तो अधिनियम के बारे में पूछ रहा था, हमने वैसे इसको डिस्कस कर ही लिया। ऑप्शन देख लेते हैं, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853 और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो ये प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अपने जो पीक पर पहुंच गई यानी जैनित पर पहुंच गई, चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, वो 1833 के चार्टर अधिनियम में पहुंची थी, जैसा कि हमने डिस्कस किया। और यहाँ एक और फैक्ट है कि जो इससे पहले के जितने भी एक्ट आए थे उनको रेगुलेशन के नाम से जाना जाता था, सिंपल लैंग्वेज में, कि ये रेगुलेशन है, इसमें ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन जब चार्टर अधिनियम 1833 आया तो उसमें बकायदा उसको एक एक्ट के नाम से उसको बुलाया जाने लगा, तो इसलिए रेगुलेशन वर्ड हटा के उसको एक्ट नाम कर दिया गया। ये चार्टर अधिनियम 1833 में किया गया था, इससे इसके सेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति का पता चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1833। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। परिषद अधिनियम 1861 के बारे में सही कथन चुने, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में। इसमें पहला क्या है, पहला स्टेटमेंट है इसने 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पेश की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। दूसरा स्टेटमेंट, इसने वायसराय को एक आपात स्थिति के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल एक स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी केवल 2 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है, और ऑप्शन डी अप्रोक्सीमेट से कोई नहीं। जो पहला स्टेटमेंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने एक पोर्टफोलियो सिस्टम को शुरू किया था, जैसा कि अभी हमारे पार्लियामेंट में जो भी गवर्नमेंट आती है वो क्या करती है, किसी को होम मिनिस्टर, किसी को जो है ना डिफेंस मिनिस्टर एक्सेट्रा, एजुकेशन मिनिस्टर बनाती है, यही पोर्टफोलियो सिस्टम होता है। इसको सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में शुरुआत की थी इसकी, लेकिन इसको मान्यता जो है ना, चूंकि 1857 के विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश इंडिया का हुकूमत है वो क्राउन के पास चली जाती है, और उसके बाद एक्ट आता है 1858 का, तो उसमें इसको मान्यता नहीं दी गई थी। उसके बाद ही ये लागू किया गया था 1859 में, अगले साल। तो जो मान्यता प्रदान की गई थी यानी इसको रिकॉग्निशन दिया गया था वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में दिया गया था। किसको? पोर्टफोलियो सिस्टम को, जो लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में चालू की थी। तो ये पहला स्टेटमेंट है।
दूसरे स्टेटमेंट में वायसराय को एक आपात स्थिति के दौरान मतलब इमरजेंसी के दौरान जो वहाँ की सेंट्रल इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ने केंद्रीय विधान परिषद उसकी सहमति के बिना अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था। जैसा कि अभी हम जानते हैं कि अगर आप पार्लियामेंट कोई भी राज्यसभा या लोकसभा या दोनों ही अगर जो सेशन अगर उनका नहीं होता है चालू, तो राष्ट्रपति को अधिकार की वो 6 महीने की वैलिडिटी के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है, लेकिन जब सेशन दोबारा संसद का बैठता है तो उसको पास करना जरूरी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ऑर्डिनेंस जारी करना वो वायसराय कर सकता था विदाउट कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये इमरजेंसी के दौरान नहीं कर सकता था। दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 ने वायसराय को एक आपात स्थिति के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। ऐसे अध्यादेश की समयावधि क्या थी? ऑप्शन देख लेते हैं। 3 महीने की, ऑप्शन बी 6 महीने की, ऑप्शन सी 9 मंथ की 9 महीने की, और ऑप्शन डी 12 मंथ की 12 महीने की। तो जैसा अभी डिस्कस किया, जो समयावधि थी ऑर्डिनेंस की इन इमरजेंसी वो 6 महीने थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6 मंथ, और ये विदाउट कंकरेंस ऑफ इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, मतलब काउंसिल की सहमति के बिना भी जारी कर सकता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 के प्रावधान के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में किस उद्देश्य के लिए 5वां सदस्य जोड़ा गया? मतलब जब 1861 का काउंसिल एक्ट है उसमें एक 5th मेंबर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी कार्यकारी परिषद उसमें जोड़ा गया। देख लेते हैं पर्पस। ए कानून के लिए, बी वित्त के लिए, सी होम यानी गृह के लिए, और डी सैन्य के लिए। तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था उसमें जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। जैसे कि हम जानते हैं वॉरेन हास्टिंग पहले थे, तो उनकी मदद के लिए, उनके हेल्प के लिए 4 सदस्यों की एक समिति बनाई थी जिन्हें एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारी परिषद कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट एक्ट है 1784 का पिट का इंडिया एक्ट, उसमें जो क्या किया था, ये जो 4 सदस्य उसमें से एक सदस्य को हटा दिया गया था। तो पिट का इंडिया एक्ट 1784 में केवल 3 ही सदस्य रह गए थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक्ट आया जो जिसने सेंट्रलाइजेशन को अपने पीक या जेनिथ पर चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दिया वो था चार्टर अधिनियम 1833। उसमें क्या किया गया कि एक सदस्य को फिर से बढ़ा दिया गया, मतलब फिर से 4 हो गए, लेकिन वो चौथा सदस्य और लॉ मेंबर के तहत बढ़ाया गया था और उसको केवल जो लेजिस्लेटिव वर्क था लॉ बनाने का उसको केवल उसमें ही उसको अधिकार था, उसमें ही वोट कर सकता था और उसमें ही पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अधिकार नहीं दिया गया था, मतलब पार्शियल मेंबर था फॉर लॉ मेकिंग ओनली। हम जानते हैं लॉर्ड मैकाले वो लॉ मेंबर थे पहले। लेकिन उसके बाद जब एक्ट आया, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आखिरी एक्ट हम जानते हैं चार्टर अधिनियम 1853, उसमें जो उसको जो चौथा मेंबर लॉ मेंबर था उसको फुल मेंबरशिप दे दी गई। अब वो एग्जीक्यूटिव के लिए भी वोट दे सकता था और पार्टिसिपेट कर सकता था और लेजिस्लेटिव वर्क के लिए भी कर सकता था, इस वजह से फुल मेंबर दे दी। अब यहाँ जो चार्टर अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया है, इसमें एक सदस्य और बढ़ा दिया गया है और वो पर्पस पूछा था किसके लिए बढ़ाया गया है, तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वित्त के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर रिमाइंड करिएगा कि जो 5वां सदस्य बढ़ाया वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 में बढ़ाया और वो वित्त यानी फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ाया, फाइनेंस पोर्टफोलियो वो देखा करता था। तो हम जान लेते हैं कि जो पहले के 4 थे वो कौन कौन से पोर्टफोलियो देखा करते थे। जो पहले के 4 थे उनमें से एक थे लॉ मेंबर जो हमने देखा कानून, दूसरे थे होम यानी गृह, तीसरे थे सैन्य यानी डिफेंस, और जो चौथे थे वो है रेवेन्यू यानी राजस्व, और 5वें वित्त हो गए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। तो इस तरीके से 5 हो गए। और एक और 1874 ईस्वी में एक और पोर्टफोलियो बनाया गया था और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए, सार्वजनिक विभाग के लिए कब बना था 1874 में। इस तरीके से 1874 में 6 मेंबर हो गए थे गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, मतलब कार्यकारी परिषद की यहाँ बात हो रही है। तो इस तरीके से 6 पोर्टफोलियो 1874 में हो गए थे, और लेकिन इंडियन काउंसिल के 1861 में 5 ही थे और 5वां वित्त था यानी फाइनेंस। चलिए यहाँ बहुत डिस्कशन हो गया और काफी मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में मिलान करने के लिए पूछा गया है,
देख लेते हैं। प्रांत दिया है और नई विधान परिषद की स्थापना का वर्ष दिया है, मतलब प्रोविंसेस दिया, और जो नए लेजिस्लेटिव काउंसिल वहाँ स्थापित हुई हुई स्टैब्लिश हुई हैं उनके बारे में टाइम दिया है। तो बंगाल 1897, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और बी ऑप्शन दिया है 1866, सी पंजाब 1862। तो इसमें मिलान करना है कौन सा जो प्रांत है उसमें जो इंडियन बेसिकली काउंसिल जो है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, किस प्रांत में, किस प्रोविंस में। तो ए क्या है, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का सी। बी क्या है, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी। सी क्या है, फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का ए। और डी है फर्स्ट का सी, सेकंड का ए और थर्ड का बी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत 3 जो प्रोविंसेस थे उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद बनाने का बोला गया था और इस्टेब्लिश भी की गई थी, वही सन को इनमें मैच कराना है। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्चुअली जो ऑप्शन सी यानी डी, सॉरी या ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी सही है। और जैसे कि हम जानते हैं जो बंगाल, सबसे पहले बंगाल में है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई थी वो की थी सन 1862 ईस्वी में, ये सही है, सॉरी फॉर ऑप्शन। और जो बंगाल में की थी वो 1862 में की थी। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में की थी यानी उत्तर पश्चिमी सीमाई प्रांत जो था उसमें 1866 में ही की गई थी, तो सेकंड का भी मैच कर रहा है। और जो पंजाब में की गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद की स्थापना वो 1897 में की गई थी। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी पहले का सी है। बंगाल 1862 ईस्वी में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस उत्तरी पश्चिमी सीमाई प्रांत को 1866 में लेजिस्लेटिव काउंसिल मिली थी और पंजाब को 1897 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। विधायी उद्देश्यों के लिए गवर्नर जनरल की परिषद को बढ़ा दिया गया था। जैसे कि हम जानते हैं कि लेजिस्लेटिव जो प्रोसेस था उसको इंक्रीज कर दिया गया था क्योंकि और डिसेंट्रलाइजेशन, लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन को भी इसमें सम्मिलित किया गया था। जो लेजिस्लेटिव वर्क बढ़ाया गया था वो अब उसके लिए सदस्यों की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसी में पूछा गया कि अब कितने अतिरिक्त सदस्य होने थे गवर्नर जनरल द्वारा जो मनोनीत होने थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 3 से 6, ऑप्शन बी 6 से 12, ऑप्शन सी 12 से 18 और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो जो लेजिस्लेटिव एक एरिना को बढ़ा दिया गया था, विधायी कार्यों को बढ़ा दिया गया था, उसके लिए और सदस्य की जरूरत थी। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 में प्रावधान किया गया था कि जो गवर्नर जनरल है वो मनोनीत कर सकता है 6 से 12 और सदस्यों को लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6 से 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में परिषद में कितने भारतीयों को नामित किया था। यहाँ पर एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। जो ये 6 से 12 सदस्य बढ़ाए गए थे लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए, बेसिकली इनको मनोनीत कर सकते थे यानी नॉमिनेट कर सकता था कौन, गवर्नर जनरल, तो जिसको वायसराय के नाम से हम जाने लगे थे। तो इन 6 से 12 में आधे जो है ना नॉन ऑफिशियल होंगे जो ब्रिटिश और इंडियन दोनों हो सकते हैं, और उनकी जो कार्य अवधि यानी उनका कार्यकाल टेनर जो होगा उनका वो केवल 2 वर्ष होगा। तो इस तरीके से यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि कितने भारतीयों को नॉमिनेट किया था। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि लॉर्ड कैनिंग या वायसराय नॉमिनेट कर सकता है और नॉन ऑफिशियल मेंबर 6 से 12 तक, उनमें से आधे यानी अगर 6 हैं तो आधे 3। तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए 2 को, ऑप्शन बी 3 को, ऑप्शन सी 4 को और ऑप्शन डी 5 को। मतलब कितने भारतीयों को उसने 1862 में नॉमिनेट किया था लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3 लोगों को उसने नॉमिनेट किया था एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 1962 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा परिषद में मनोनीत किए जाने वाले लोग जो भारतीय थे वो कौन थे, उनके नाम जान लेते हैं। 1 बनारस के राजा, 2 त्रावणकोर के महाराजा, 3 पटियाला के महाराजा और 4 सर दिनकर राव। तो इन चारों में से 3 को जो लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे उस समय उन्होंने 1962 में इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया था, मनोनीत किया था। वो 3 भारतीय कौन थे नॉन ऑफिशियल मेंबर, तो उन चारों में से 3 होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 2 और 4, ऑप्शन सी 2, 3, 4 और ऑप्शन डी 1, 3 और 4। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1, 3 और 4, जिसमें राजा बनारस थे
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महाराजा और पटियाला थे और सर दिनकर राव, इन तीनों को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेट किया था लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर। मुझे उम्मीद है ये तीनों नाम आप याद रखेंगे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा मतलब और सर दिनकर राव। इस तरीके से दोस्तों आज के लेक्चर 7 में हमने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भारतीय परिषद अधिनियम 1861 यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में डिस्कस किया और बहुत से सारे फैक्ट हमने डिस्कस किए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको फॉलो कीजिए प्लीज़, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट को हमने एसोसिएट किया है। आपको ये लेक्चर कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें और जाते जाते नॉलेज स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। आपके लिए जो पॉलिटी है मैं उसको इसी तरीके से लाता रहूँगा और बहुत ही सिंपल वे में। नॉलेज स्ट्रीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।